हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल रिटर्न क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं भूगोल के कुछ नए प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो पूर्वी पश्चिम जो स्थित है, जिसे हम गलियारे कहा जाते हैं, सिलचर और पोरबंदर, ये दो बंदरगाह हैं जो पूर्वी और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। सिलचर और पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में और सिलचर सिक्किम में। कौन सा परिवहन साधन वहन अंतरण हानियों और देरियों को घटाता है? तो जो पाइपलाइन परिवहन होता है, पाइपलाइन परिवहन में देरी या जो वाहन के अंतरण से जो हानियां होती है उसमें बहुत ही कम नुकसान होता है। तो यह परिवहन का साधन कौन सा है? पाइपलाइन है। कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र, था हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय या अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित है? तो यह पत्तन कौन सा है? विशाखापत्तनम है। यह कौन सा है? विशाखापत्तनम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो भारत में जो परिवहन साधन है, सड़क परिवहन प्रमुख है, और जबकि रेल परिवहन सबसे ज़्यादा प्रमुख हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो जब दो या दो से अधिक देशों के व्यापार की हम बात करते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक संचालित होती है? तो अमृतसर से लेकर कोलकाता के बीच जो रोड संचालित होती है उसे हम जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। याद रखेंगे, अमृतसर से कोलकाता के बीच में। ये आपको मानचित्र में भी प्रदर्शित करने के लिए आ सकती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में स्थित है? तो रेल मार्ग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो भूमि है यह समतल भूमि है और रेल मार्ग समतल भूमि में आसानी से बिछाई जा सकती है। निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वहन अंतरण हानियों और देरी को घटाता? तो यह पाइपलाइन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय या अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित है? तो यह विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम पूर्वी तट पर स्थित है और जो अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है और बिल्कुल सुरक्षित है। कौन सा है? विशाखापत्तनम। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश के पूर्वी घाट, सेम प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया है, पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर? यहाँ पर कांडला है, कोच्चि है, मुंबई है और विशाखापत्तनम। तो कांडला, कोच्चि और मुंबई ये पूर्वी तट पर नहीं है, जबकि विशाखापत्तनम पूर्वी तट पर स्थित है। मुंबई हरी किस चीज़ के लिए शोधक है? तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। मुंबई हरी कोटे इन चीज़ों के लिए, तेल शोधक कारखानों के लिए नहीं, बल्कि तेल निकालने के लिए मुंबई हरी प्रसिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी उपजातियां दयनीय अवस्था में है और लुप्त होने के निकट है? चीता, पहाड़ी कोयल, मधुका, इनसिग्निस। तो ये सभी, जो चीता है, पहाड़ी कोयल है या मधुका इनसिग्निस है, ये सभी उपजातियां दयनीय अवस्था में और लुप्त होने के निकट हैं। कौन सी जातियां संकटग्रस्त की श्रेणी में आती है? जंगली गधा, काला हिरण और गैंडा, ये सभी जातियां संकटग्रस्त की श्रेणी में आती हैं। भारत में चीते की जाति को कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? तो चीते की जाति को वर्ष 1952 में ही लुप्तप्राय प्राणी घोषित कर दिया गया था। निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? तो वन संसाधन को हम हरे सोने के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार कोयले को काला सोना कहा जाता है, इसी प्रकार वन संसाधनों को हरा सोना कहा जाता है। भारत में वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश वन क्षेत्र वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से वन ग्रीष्मकाल के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं, पर्णपाती वन से याद रखेंगे कि अपनी पत्तियों को ग्रीष्मकाल के आरंभ में गिरा देते हैं। वर्षावन हमेशा सदाबहार रहते हैं। कांटेदार वन में झाड़ियाँ आते हैं और पर्वतीय वन पहाड़ों में होते हैं। भारतीय वनों के असमान वितरण में कौन कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? उच्चावच दशाएं, मानसूनी जलवायु या मिट्टी की दशाएं, ये सभी भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इसमें से ऐसा कोई भी कारक नहीं है जो प्रभावित नहीं करता हो। निम्न में से कौन सी टिप्पणी
प्राकृतिक वनस्पति जात या प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। कृषि प्रकार, वृहत विकास परियोजनाएं, पशुचारण या तीव्र औद्योगिकरण व शहरीकरण। तो जो तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण है ये प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो बाकी सब इसके सही कारण है। कृषि प्रसार ये भी प्राणी जात के लिए उसका ह्रास का सही कारण है। वृहत विकास परियोजना ये तो है ही है। पशुचारण और लकड़ियाँ एकत्र करना ये भी, जबकि तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण क्या है इसका सही कारण नहीं है। वनों के ह्रास के कारण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो वनों के जब कटाव होता है तो मृदा अपरदन भी होता है, वर्षा में कमी भी होती है, प्रदूषण में वृद्धि भी होती है। ये सभी कारण समस्याएं जो होती है वनों के ह्रास के कारण होती हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? तो भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधक, चिपको आंदोलन या वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। तो वन्यजीव पशु विहार का जो परिसीमन है ये तरीका सीधी भागीदारी नहीं करता है। समुदायों के जितने भी समुदाय उनकी सीधी भागीदारी ये लोग नहीं कर पाते हैं। तो वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? तो वर्षा जल, अधोभूमि जल, समुद्री जल या नदी का जल। तो जो समुद्री जल होता है वह सर्वाधिक खारा होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे पानी का है? तो ये लगभग 2% है। यहाँ पे 2.5% आपका ऑप्शन है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से लगभग 2.5% जो जल है यह मीठे पानी का होता है। विश्व के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है? तो 4%। भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का 4% भाग उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन एक जल संसाधन का स्रोत है? तो महासागरीय जल ये भी जल का है, स्थलीय जल, भूमिगत या अधोभौमिक जल ये सभी जल संसाधन के स्रोत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में अलवणीय जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों या हिमनदों के रूप में मिलता है? तो यह 70% होता है। कितना होता है? 70% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो समाज के विभिन्न वर्गों का असमान वितरण, अत्यधिक जनसंख्या या जल प्रदूषण। इनमें से कोई से भी कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रश्न क्या है? उत्तरदायी नहीं है, अर्थात ये सभी कारक इसके लिए उत्तरदायी है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर, यह कथन किस परियोजना का है? कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है वो आधुनिक भारत के मंदिर है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय जो नदी परियोजना है, जो नदियों पर हम कार्य करते हैं, बांध बनाते हैं, नदियों पर बांध बना करके नदियों का जल बिजली बनाने के उपयोग में लाया जाता है और भी काफ़ी सारे कार्य होते हैं। तो यह कथन किसका? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? जैसे बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में चल जाती है जहाँ जल की कमी होती है, या बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर नियंत्रण करती है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त होती है। तो पक्ष में दिया गया तर्क जो सही नहीं है वह तर्क सी इज द राइट आंसर है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, यह तर्क नहीं है, यह दिया हुआ तर्क नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बहुउद्देशीय योजनाओं के उद्देश्यों में शामिल है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, उद्योग, जल परिवहन ये सभी उद्योग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्यों में शामिल होते हैं। कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना को कहा जाता है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहली परियोजना है। कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तो यह भी दामोदर नदी घाटी की परियोजना है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित
करती है। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर स्थित है? तो सलाल बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूछा जाता है मानचित्र में सलाल बांध को मार्क करो, तो कहाँ मार्क करेंगे? जम्मू कश्मीर में सलाल बांध को चिनाब नदी के ऊपर मार्क करेंगे आप लोग। हीराकुंड बहुउद्देश्य किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बहुउद्देश्य परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर? महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह भी पूछा जाता है, महानदी पर निर्मित है। रिहंद परियोजना किस राज्य में बनाई जा गई है? तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी योजना कौन सी? तो उत्तर प्रदेश की यदि पूछा जाता तो रिहंद, और पूरे भारत की पूछी जाती तो भाखड़ा नांगल। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध को किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी और भिलंगना बांध पर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में बनाया गया है टिहरी बांध को। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।